सबका जागरण फिल्म फेस्टिवल में स्वागत है और हमारे साथ ऑफ कोर्स जो हमारे खास मेहमान हैं ये खुद ही बनारसी बाबू हैं, काशी के सुपर बॉय विनीत कुमार सिंह। फिर से एक वेलकम तो बनता है विनीत जी के लिए। विनीत जी, आप जिस एरिया में हैं, जिस नेबरहुड में हैं इस वक्त बनारस के, वो आपके घर से कितना दूर है? यहाँ से मुझे लगता है 6 किलोमीटर होगा यूपी कॉलेज। तो ये एरिया आप घुमा करते थे कि नहीं एक ज़माने में, या ये मल्टीप्लेक्स से बाद में ही आया होगा? बनारस के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। बहुत सारे मोहल्ले हैं जहाँ की छतों पे जाके पतंग लूटा भी है और उड़ाया भी है। तो इन चप्पो चप्पो की बातें करते हैं क्योंकि ये सब जो नौजवान लोग हैं यहाँ पर, यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ हैंग आउट करते होंगे। जो आपके जो फेवरेट जो हैंग आउट स्पॉट्स क्या रहे हैं बनारस के ग्रोइंग अप, जब आप कॉलेज में थे या स्कूल में थे, बच्चे थे? मणिकर्णिका घाट मुझे एक अद्भुत आकर्षण वहाँ पे महसूस हुआ। और जब भी जीवन में लो फील करता था तो घाट पे जाके बैठ जाता हूँ चुपचाप। और जहाँ चिता जलाई जाती है। हाँ, जहाँ आग कभी बुझी ही नहीं, आप लोग तो वाकिफ़ हैं। और वहाँ ना बैठने के बाद मयंक भाई 10 मिनट के बाद ही मन जो है वैसा होने लगता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ कर लो, कहीं पहुँच जाओ, कितनी भी यात्राएं कर लो, कितने भी संबंध बना लो, कितना भी कुछ कमा लो, लौट के यहीं आना है। तो जब जीवन यहाँ पूरा होता है तो कैसी भी मुश्किल हो जीवन में उससे क्या डरना। तो मुंबई में जब लो फेज आते थे, मैं अभी मैं बैठा था तो सर से यही मैंने बोला कि बनारस मेरे लिए चार्जिंग स्टेशन है। तो मैं हर 3 महीने पे चुपचाप आता हूँ और अपनी कुछ जगहें हैं वहाँ चुपचाप जाता हूँ। कौन सी जगह है ज़रा बताइए। एक तो मैंने बता दी, मणिकर्णिका। दूसरा थोड़ा सा वो हैप्पी जगह बताइए। आप कहाँ बैठ के आप डेड बॉडी देख रहे हैं यार? कुछ कोई जो आजकल के जो मॉल्स हैं उसके पहले जब कहाँ चाट खाते थे आप, कहाँ समोसे खाते थे? एक तो यूपी कॉलेज का लाल पेड़ा सबको पता होगा। यूपी कॉलेज का, हाँ। और वो लाल पेड़ा की खासियत ये है कि उसे फ्रिज में ना रखिए और कम से कम महीना भर चल जाता है, वो खराब नहीं होता, हर रोज उसका टेस्ट बदलता रहता है। और बहुत ही मतलब अलग ही आनंद है उसका। वैसी भट्ठी कहीं और बनी नहीं। तो वो स्वाद, लाल पेड़ा बनाने का प्रयास बहुतों ने किया है लेकिन वो स्वाद किसी के लाल पेड़े में उतर नहीं पाया। तो वो है। और बनारस की तो बहुत सारी चीजें हैं। बाबा की ठंडई, यहाँ रामनगर की लस्सी। हमारे यहाँ गिलट बाजार से जब आते हैं तो चुप्पेपुर के पास वहाँ पे लस्सी मिलती है, मुझे वो लस्सी भी बड़ी पसंद है। और बसंत के यहाँ से समोसा आता है। दीना की चाट खाने इधर आता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आज सुबह सुबह मतलब मेरी जो टीम है उन्होंने बोला सर क्या खाएंगे, सौते वेजिटेबल वगैरह कुछ। बोला गुरु बनारस में पूड़ी सब्जी खाना है। बट एक बात है बनारसी लोगों में, और ये मैं बॉम्बे में भी नोटिस करता हूँ, एक कनेक्शन बनता है जब आप यहाँ से शहर गए। बहुत सारे लोग हैं बनारस के जो बॉम्बे में काम करते हैं, नॉट जस्ट फिल्म्स में भी, इन जनरल। कुछ दोस्त बने वहाँ पे क्यों? प्योरली बिकॉज वो बनारस के हैं। एक तो अनुराग कश्यप मुझे याद आता है एक एज एन एग्जाम्पल। दोस्त कम बने, पता नहीं क्या है जीवन में ऐसा कि बड़े शहरों में जाने के बाद बहुत कम लोग अपनी तासीर को बचा के रख पाते हैं। और वो अनुभव मुझे भी हुआ है। अनुराग सर को मैं पहली बार अपने जीवन में इस प्लेनेट पे 2009 में मिला हूँ। मैं मुंबई 1999-2000 में गया था। कोशिश करता रहा लेकिन 2009 में मिलने के बाद मामी फिल्म फेस्टिवल में हमारी मुलाकात हुई। और उस दिन किस्मत मेरी साण थी कि फेस्टिवल में ऐसा हुआ कि वो जब एक कोरियन फिल्म दिखाई जा रही थी और थिएटर पूरा भरा हुआ था, फन रिपब्लिक। मैंने उनको देखा
तो ही वॉज लुकिंग फॉर द सीट, तो उनके सीट मिलत ना रहे, हमारा ही मौका रहे कि भाई कैसे भी करके इनके आज पकड़ ला। तो मैंने उनको अपनी सीट ऑफर की, लेकिन उन्होंने मेरी सीट ली नहीं, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि ये अपनी सीट मुझे दे रहा है। अब मेरा ध्यान इसी पे था कि यार एक मौका आया और वो चला गया। खैर वो फिल्म ख़त्म हुई, तो जो फन रिपब्लिक है जहाँ पे ये फेस्टिवल था, जहाँ पे ये वाली फिल्म दिखाई जा रही थी, वहाँ पे खाने के लिए एक ही वहाँ उस समय था, 2009 की बात कर रहा हूँ, मैकडी। तो मैं 5 मिनट पहले, मेरा अपना कैलकुलेशन, बनारसी थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, तो 5 मिनट पहले फिल्म खत्म होने के मैं वहां पहुंच गया, क्योंकि 3 विन बज रहे थे। और मुझे ये था कि अगर मैं ये 4-5 मिनट की लालच में पड़ा तो खाना छूट जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे छूट के सीधे मैकडी पे पहुंचेंगे और 150, 200, 300 लोगों की लाइन लगेगी। तो मैं पहुंचा, मैं हार्डली, मेरे आगे 10 लोग रहे होंगे, और 2-4 मिनट बीतते बीतते ऐसे 150 लोगों की लाइन मेरे पीछे लगी, और अचानक वापस से मुझे अनुराग कश्यप खाने की तलाश में, लेकिन लाइन में नहीं, एंड ही वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं क्या करूं, जाएं भी तो कैसे जाएं, उन्हें सब पहचानते हैं, और फिल्म फेस्टिवल में लाइन आप तोड़ नहीं पाते हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो आप, और वो मान मर्यादा लोग रखते भी हैं। मैंने उनकी दुविधा भांप ली, और मुझे ये अंदर से हो गया आज किस्मत साण है, आज मत चूको चौहान। और मैंने उनको बोला सर आ जाइए, उन्होंने बोला नहीं लाइन में तो नहीं लगूंगा। तो मैंने पूछा कि मैं कुछ ले लेता हूं, तो उन्होंने बोला ठीक है, और मैंने उनके लिए खाना लिया। थैंक्स टू हिम। पैसे दिए कि नहीं अनुराग जी ने? हाँ दिए उन्होंने, दिए। बजट उनकी फिल्मों का अक्सर कम रहा है, लेकिन हिसाब किताब साफ रहता उनका। और मैकडॉनल्ड्स का ही बजट है वैसे भी। हाँ, और थैंक्स टू हिम उन्होंने, मयंक भाई बोला कि आ जाओ साथ में खाते हैं, और फिर उनका सवाल था क्या नाम है तुम्हारा, और यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद मेरे जीवन में जो बदलाव आए, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान अनुराग सर का है। उन्होंने एज एन एक्टर मेरे अंदर बहुत कुछ उनके साथ काम करते हुए अनफोल्ड हुआ, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने और समझने को मिली। तो एक भाई वाला रिश्ता अपने आप ही ग्रो करके डेवलप हुआ। इनफैक्ट अनुराग कश्यप की जो नई फिल्म है उसमें भी आप हैं, निशांची। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर, एक्चुअली फेस्टिवल में नहीं चल रही होगी बट थिएटर्स में तो चल ही रही है, आप ज़रूर देखें। 2000 में आप पहुँचे हैं बम्बई, 9 साल लगे आपको अनुराग कश्यप से मिलने में। हाँ, उनकी ऑफिस में भी एंट्री नहीं हो पाती थी। कल शाम को हमने एक सेशन किया महेश भट्ट के साथ, और अभी सुबह मैं ये सोच रहा था कि आपकी भी एक महेश भट्ट कहानी है और बनारस में स्थित है, और आप 2009 में अनुराग कश्यप, उससे पहले आप वापस भी आ गए थे एक बार। बिल्कुल। तो ये कहानी आप ऑडियंस को जरा सुनाइए, क्योंकि महेश भट्ट साहब भी बनारस में हैं, या कल रात को थे, आप भी बनारस में हैं, और आप दोनों यहीं पे मिले। ये कहानी बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मयंक भाई जो है हर किताब का हर पन्ना पढ़ जाते हैं और मेमोरी बड़ी अच्छी है, दृष्टि बड़ी अच्छी है, तो ऐसे अद्भुत से सवाल सामने आते हैं और अच्छा भी लगता है। थैंक यू मयंक भाई ये पूछने के लिए। 2007 की बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पहले कुछ 6-7 फिल्मों में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुका था। लिटरली बात वहाँ पहुँच गई कि विनीत अगली फिल्म तुम डायरेक्ट करो, लेकिन मुझे डायरेक्ट नहीं करना था, मुझे एज एन एक्टर काम करना था। डायरेक्शन में एक एक फिल्में करता जा रहा था, इंतज़ार इस बात का था कि किसी दिन मुझे यहाँ पे ढंग का ब्रेक मिलेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। वहाँ से ब्रेक आया, महेश मांजरेकर सर को मैं, बहुत सारे महेश मेरे जीवन में, और महेश तो यहाँ भी हैं और बनारस मैं में तो भी। उन्हीं के, मतलब उन्हीं का अंश हूँ, उनके अंदर से ही निकला हूँ। हम सारे महादेव के अंश हैं। तो 6-7 फिल्में डायरेक्शन में हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि विनीत अगली फिल्म आप डायरेक्ट करो। वो दिन था मैंने तय किया कि ये अब ये इशारा है, यहाँ से निकलो।
क्योंकि जिस वजह से मैंने शुरू किया था वो वजह ही कहीं उस पर धूल पड़ गई है। बाहर निकला, चीज़ें इधर उधर हाथ पांव मार रहा था। 2007 की बात है, मैं बनारस आ गया था और पढ़ाई भी हो गई थी, एमडी हो चुकी थी मेरी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूं क्या। और एक एक दिन, एक एक हफ्ते करते करते 7-8 महीने बीत चुके थे इस शहर में। वापस जाने की कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। और मणिकर्णिका घाट वही सहारा था। अंदर से मैंने स्वीकार ये नहीं किया था कि बस हो गया। अंदर हमेशा एक बात चलती रहती थी कि मुझे मौका नहीं मिला है, और जब तक मौका नहीं मिलेगा हार नहीं मानूंगा। लेकिन शुरू कहां से करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगता है 7-8 महीने के बाद महेश भट्ट साहब बीएचयू में स्पंदन का कार्यक्रम था, उसके लिए आए। और मेरे भाई कार्तिकेय सिंह, उन्होंने मुझे ये खबर दी कि भट्ट साहब यहाँ आए हैं और आप तैयार होइए, मिलने चलेंगे। और मेरे भाई ने पुश किया, क्योंकि वहाँ पे कभी मुलाकात मैं कर नहीं पाया। और यहाँ एकदम से कार्तिकेय ने उनके सामने ले जाके खड़ा कर दिया। उन्होंने मुझे सुना। बहुत एक होता है ना, कोई चीज जो दरक रही थी, टूट रही थी, डूब रही थी, वहां पे एक सहारा बन के वो आए थे। और उन्होंने ये बोला सुनने के बाद पूरे दिन मैं उनके साथ ही रहा कि विनीत, आई एम फीलिंग सम काइंड ऑफ रॉ एनर्जी, टैलेंट इन यू, एंड आई फेल्ट द सेम थिंग व्हेन आई मेट इरफान, वाजपेयी एंड राणा। डोंट लेट दिस गो। और अगले दिन जब उनकी वापसी थी तो उन्होंने बोला कि विनीत, मैं एक फिल्म बना रहा हूं, धोखा, आ जाओ। उनको ये नहीं पता था कि मैं 8 महीने से इधर ही हूं। उनको ये बात नहीं बताई मैंने। और मेरी वापसी हुई और फिर जो करता चला गया बैक टू बैक, आज यहां हूं। तो थैंक्स टू हिम कि कैसे पता नहीं चलता आपकी कौन सी यात्रा या आपकी कौन सी मुलाकात किसके जीवन में रोशनी भर दे, कुछ पता नहीं चलता। तो बस वो जरिया महेश भट्ट सर बने। और फिर वहाँ मैंने कई सारे काम किए, धोखा, जन्नत, जश्न, क्रुक्स। भूमिकाएं छोटी थीं, लेकिन एक वजह मिल गई वापस आने की और बॉम्बे में रहने की, और बस रह गया फिर से। मैं काफ़ी साल बाद जागरण फिल्म फेस्टिवल में खुद आ रहा हूँ। थैंक यू राहुल एंड टीम। बट जब मैं पिछली बार, मुझे याद आ रहा है, जब मैं बनारस में था, जागरण फिल्म फेस्टिवल था, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, और हम दोनों साथ में मिले थे, एक सेशन किया था हमने, DLW। जी। एंड उसमें खास बात ये हुई थी कि कहानी आपके स्ट्रगल की थी, बट पिक्चर जो हम बात कर रहे थे वो था मुक्काबाज। एंड कहीं ना कहीं कंक्लूजन उस कहानी का ये था कि अब स्ट्रगल खत्म, अब बन गई मुक्काबाज। बिल्कुल। क्या एक्चुअली वो क्लाइमैक्स था उस कहानी का, या क्लाइमैक्स अब हुआ है जब छावा आई है और ये फिल्म चलेगी इस सेशन के बाद, एंड पूरा देश अब आपको पहचानता है। मुक्काबाज चली है नहीं चली मुझे याद नहीं है, बट छावा 2025 की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट है, और उसके आप सेकंड लीड हैं कवि कलेश। सो एक तो छावा के लिए हो जाए तालियां। तो मुझे लगता है कि वो जो कॉन्वर्सेशन था हमारा, वो शायद इंटरवल था विनीत, और एक्चुअल क्लाइमैक्स ये है। क्या ये सच है? कितनी खूबसूरती से आपने ये सारी चीजें जोड़ दी मयंक भाई। एक्चुअली वो इंटरवल था और ये क्लाइमैक्स है। और अब इस क्लाइमैक्स के बाद नई फिल्में बनेंगी। वो बदलाव आया है विनीत, वो चेंज आया है आपके इर्द गिर्द। टेक अस थ्रू द जर्नी, मतलब वो, बिकॉज इतने साल का स्ट्रगल, और जब लगा कि स्ट्रगल खत्म, बट वो एक्चुअली खत्म नहीं हुआ, और उसके बाद आप जो ये फिल्म करते हैं, सडनली जब लोग आपकी तरफ अलग तरीके से देखते हैं, वो कैसा लगता है? बहुत ही अद्भुत है ये पूरा अनुभव।
एक्चुअली मुझे लगा था मुक्काबाज के बाद कि चीज़ें हो गई, लेकिन हुई नहीं थी क्योंकि वो इंटरवल था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने और समझने ज़रूरी थी, और उसे मैंने सीखा और समझा। कभी विस्तार की चर्चा में उस पर भी हम लोग बात करेंगे। छावा होने के बाद ऐसा लगा कि ये जो कुछ भी मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था। अभी रिसेंटली मैं गया था दुबई, एक समिट थी। दुबई में किसी भी मॉल में जाऊं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाऊं, कहीं भी जाऊं, मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने मोहल्ले में बनारस में घूम रहा हूं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि लोगों ने फिल्म देखी है और इतनी देखी है, और उस फिल्म का कुछ ऐसा है जो लोगों के दिल में उतर गया है। तो वो जो प्रेम है वो मिल रहा है, और कोई भी कलाकार इस दिन के इंतज़ार में रहता है कि ऐसा कुछ हो। और 2025 महादेव ने मेरा स्क्रीन प्ले लिखा है इस साल में। लीड रोल आपको पहला मिला जो आपने खुद लिखा, उसके लिए पूरा प्रयास किया कि उससे बेहतर कोई परफॉर्मेंस नहीं हो उस साल में। मुक्काबाज बनी एंड छावा, इसके बीच का जो दौरा, जो एक जो जर्नी है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी है, बिकॉज अब ये स्ट्रगल नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। तो ये क्या सीख रहे थे आप उस समय? ऐसा लगता था कि सब हो गया है, लेकिन कुछ भी मटेरियलाइज नहीं हो रहा है। जैसे सोचा था, जैसे समझा था, कोई भी चीज वैसे नहीं हो रही थी मयंक भाई। मुक्काबाज के बाद तारीफें बहुत मिली, लेकिन उस तरीके की कैपेसिटी में, अब मैं तो यहां घर में ही हूं, जो बच्चे यहां होंगे ऐसे जिनके अंदर ऐसी आग जल रही है, जीवन में कुछ करना है, उनके लिए ये खास है कि मुक्काबाज के बाद उस कैपेसिटी में कोई भी फिल्म मुझे नहीं मिली। तारीफ खूब हुई, लोगों ने एक एक सीन पे देर देर तक मुझसे चर्चा की है। व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी बातें लोगों ने तारीफ में कही हैं, और वो सुना, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कॉमर्शियली कहीं कोई चीज थी जो मैं उस समय नहीं समझ पाया था। शायद उसकी वजह से, या जो भी और दूसरी वजहें रही हों, कोई भी फिल्म उस कैपेसिटी में आई नहीं मेरे पास। फिर एक नया मंथन का दौर शुरू हुआ कि ऐसा क्यों होता है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि एक कलाकार के लिए बहुत मायने रखता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चले। थैंक्स टू क्रिटिक्स, आपके रिव्यूज़ में हमेशा पढ़ता हूँ मयंक भाई, और एक अलग दृष्टिकोण हमेशा मिलता है। आप पढ़ेंगे मयंक भाई का रिव्यू तो हर फिल्म पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और बहुत डिटेल में वो लिखते भी हैं, और वो प्यार मुझे हमेशा मिला। लेकिन वो करियर में कन्वर्ट नहीं हुआ, करियर में तारीफ के रूप में कन्वर्ट हुआ। मुहर लगी कलाकार अच्छा है, लेकिन कॉमर्शियली जो एक दैट काइंड ऑफ फिल्म जो बनती हैं, जो मास तक पहुंचती हैं, कोई भी चीज उस कैपेसिटी, मुक्काबाज जैसी फिल्म ही नहीं मिली। तो मैंने फिर मुक्काबाज का सिक्वल लिखी है। क्या बात है। और गाने भी लिखे हैं। अब कोशिश कर रहा हूं कि हो जाए, लेकिन एक बॉक्सिंग की फिल्म करूंगा जरूर, ये घर में प्रॉमिस करके जा रहा हूं। क्या बात है। तो होता ये था कि कहीं नाम चलता था, कहीं कुछ कम पड़ जाता था। तो वो कम कलाकार कम नहीं पड़ रहा था, कलाकार के नाम पे जो बॉक्स ऑफिस जुड़ा होता है वहां कम पड़ रहा था। इसलिए मैं हमेशा दर्शकों से ये निवेदन करता हूं, ये कहता हूं कि जब आप फिल्म किसी भी XYZ साइट से डाउनलोड करके देखते हैं, आप अपने ही कलाकार की कमर तोड़ रहे होते हैं। जो पायरेसी होती है, अगर वो कन्वर्ट बॉक्स ऑफिस में नहीं होती, बिकॉज आप चीज़ें यहाँ वहाँ से अवेलेबल करके, बहुत सारी साइट्स हैं, लीक हो जाती हैं,
और फिल्म अवेलेबल हो जाती है। आप जब वहाँ फिल्म देखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो पूरे साल लोगों ने मेहनत की है, उस मेहनत का मोल आपने नहीं दिया। क्योंकि आज भी मुक्काबाज के लिए कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन ऐसे मैसेजेस ना आते हों कि सर मैंने फिल्म कल देखी है तभी और देख लेते। और बहुत गलती हो गई, हमने अभी देखी, क्या कमाल की फिल्म है, और बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन अब मैं उनको डायरेक्ट किसको किसको आप बोलोगे, क्योंकि रोज ऐसे बहुत सारे मैसेज रहते हैं। आप लोगों में से बताइए ईमानदारी से, कितने लोगों ने थिएटर में देखी थी मुक्काबाज? और ये बताइए कितने लोगों ने मुक्काबाज देखी है कहीं भी? तो ये जो फर्क है वही आपका बॉक्स ऑफिस यही है कि जब ये नहीं जाते, आप अपने कलाकार को पहचान नहीं पाते। आप जिस तरीके से आप अपने जीवन में कहीं मेहनत कर रहे हैं, अगर वैसी ही कोई मेहनत करके कहीं जाता है किसी भी फील्ड में, अगर आप उस मेहनत को पहचान नहीं पाते, उस ईमानदार कलम को आप पहचान नहीं पाते, उस ईमानदार सोच को आप पहचान नहीं पाते, तो आप खुद के लिए भविष्य में जब आप लड़ाई लड़ेंगे तो आप अपने लिए एक हर्डल खड़ी कर रहे होते हैं। टू 2018 की अगर मैं बात करूं विनीत, एक और चीज़ बदली उस समय। नया नया था OTT। अब जब हम 2025 में बात करते हैं, अब जब एक तो हो गया बॉक्स ऑफिस, थिएट्रिकल रिलीजेस, कितने करोड़ कमाई, एंड दूसरा है एक्सप्रेशन। और उस समय ऐसा लग रहा था 2018 में कि अब यहाँ पे एक्सप्रेशन फूट फूट कर आएगा OTT में, एंड एक्टर्स फूट फूट कर आएंगे। इनफैक्ट अब भी कोई हम शोज देखते हैं तो लगता है कि यार इसको पहले बार देखा, उसको पहली बार देखा, इसको पहले, हमेशा नए नए एक्टर्स दिखते हैं। जो कि वो जो कैरेक्टर एक्टर हुआ करता था वो गायब हो गया अब। जैसे कि एक जगदीश राज हुआ करते थे, वो हर पिक्चर में पुलिस ऑफिसर प्ले करते थे, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पहुंच गया क्योंकि इतने एक ही रोल कितने बार प्ले किया। बट अब जब हम कॉप देखते हैं, एक नया कॉप देखते हैं, एक वो क्या एक बहुत बड़ा बदलाव आया और क्या वो सस्टेन कर पाया विनीत? OTT ने बहुत लोगों को, जिनके जीवन में गति कहीं रुक गई थी, उनके जीवन में गति पैदा की है। बहुत सारे सीनियर कलाकार जिनको हम भूल गए थे, जो बहुत अच्छे कलाकार थे, वो अचानक से वापस दिखाई देने लगे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा से वो लोग अच्छे कलाकार थे। मेरे से काफ़ी सीनियर लोग हैं, उनको उनका काम देखने को मिलता है और वो हमेशा जो है आपको आश्चर्यचकित करते हैं अपने काम से, अगर किरदार अच्छा हो तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मीडियम के लिए कलेक्टिवली हम तैयार ही नहीं थे, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके। क्योंकि ये जो मीडियम है यहाँ पे 2 घंटे की सिर्फ फिल्म नहीं बना करती। आप जब एक सीरीज बनाते हैं 8 एपिसोड की या 9 एपिसोड या 6 एपिसोड, वट एवर इट इज़, तो वो एक फिल्म की लेंथ से कहीं ज़्यादा लेंथ होती है। उस तरीके की लिखावट के लिए हमने राइटर्स को कभी नर्चर ही नहीं किया। हमने कभी राइटर्स को वो जगह ही नहीं दी कि वो खुल के कुछ भी लिखें और उसके लिए कहीं कोई जगह बन जाए। क्योंकि अक्सर सुनने में ये आता है, मैं तो यहीं हूँ, बनारस में ही हूँ, अद्भुत लेखक रहे हैं और हम सब जानते हैं, पूजनीय हैं प्रेमचंद जी, और लम्ही मैं आता हूँ तो जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ। लेकिन उनकी कहानियों में आपको दिखेगा, और अगर आप उनकी खुद की व्यक्तिगत जीवन यात्रा को देखेंगे तो वहाँ भी एक चीज़ पाएंगे कि एक लेखक को उसका मोल मिल नहीं पाता। तो जब लेखक को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है तो लेखक कहीं ना कहीं कुछ समझौते करता है, क्योंकि कलम के अलावा कुछ और है नहीं लेखक के पास। तो कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे बहुत सारे लेखक कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाने के बाद वो स्वीकार कर लेते हैं कि शायद यही सच है, और इस सच को स्वीकार कर लो ताकि बचे हुए जीवन में कुछ खुशियाँ परिवार के लिए जोड़ सकें। और उसमें कहीं ना कहीं वो जो धार है वो चूकती गई। तो मैं ये देखता हूँ OTT में काम बहुत हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास भी बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन अच्छी बहुत कम है। क्योंकि ये मीडियम कहीं ना कहीं शुरुआत होता है राइटर से,
राइटर को हम वैल्यू ही नहीं वो करेंगे तो कैसे आपको चीजें मिलेंगी? अक्सर मैं देखता हूं, यहां कलाकारों से आप पूछिए, और मयंक भाई आपने खूब अनुभव किया होगा, बढ़िया सीरीज के नाम बताइए, तो अक्सर बाहर की सीरीज के नाम लिए जाते हैं। तो एक आदत सी हो गई है, क्योंकि हमारा देश बहुत समय तक गुलाम रहा है। गुलामी पूर्ण रूप से कभी नहीं थी, हम लड़ ही रहे थे, हमेशा लड़ रहे थे अलग अलग दिशाओं में, उधर नहीं जाता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सुविधाजनक हो जाता है कि बाहर की तरफ देख लो, उसके एग्जाम्पल दे दो। हम हमेशा बहुत सारी चीजों में बाहर से एग्जाम्पल लेके फिर अपने यहाँ के लोगों को टिक करते हैं। हम अपने लोगों को समझ नहीं पाते हैं या समझने में अक्सर देर कर देते हैं। जैसे ही हमारे मोहल्ले से कोई एक बढ़िया टैलेंट जब निकल रहा होता है तो मोहल्ले के ही कई लोगों को इस बात पे शंका होती है कि अरे अमित निकलेगा, अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब। तो ये हर मोहल्ले की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। और वही अमित, कोई भी, इस जस्ट अ नेम, कहीं बाहर से जब लैंड होता है तो यहीं के लोग फिर स्वागत के लिए खड़े होते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है। तो ये एक है, एक समस्या है, उसमें कहीं ना कहीं हम नर्चर नहीं करते अपने लोगों को, वैसा माहौल नहीं बनाते, जबकि टैलेंट भरा है, कूट कूट के भरा है। क्यों ऐसी जरूरत पड़ती है कि गीतांजलि जैसी अद्भुत रचना जब इंग्लिश में लिखी जाती है तब दुनिया को समझ आता है और तब देश को भी ढंग से समझ आता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जो ओटीटी का स्पेस है मयंक भाई, वहां हमने अपने राइटर्स को अचानक से इतना कुछ दे दिया है लिखने के लिए, वो तैयार ही नहीं थे। वो पीछे से वो फोर्स शायद इतने बड़े फॉर्मेट में लिखने के लिए तैयार नहीं थी, या वो समय नहीं मिलता। तो मुझे लगता है अगर उस पर चर्चा की जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी भी अगर वहां जाके मंथन किया जाए, क्योंकि कहानियां तो इस देश में बहुत हैं, समझ में आता है, क्योंकि ये देश ऐसा है जहां कई भाषाएं बोली जाती हैं, ये देश ऐसा है जहां भोजन अलग है, ये देश ऐसा है जहां अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिधान हैं, वहाँ के म्यूजिक अलग हैं। तो बहुत बहुत सारा रंग है, और जब बहुत सारे रंग एक साथ मिलते हैं तब बनता है इंद्रधनुष। तो हमारे देश के हर कोने में इंद्रधनुष जैसी कहानियों की संभावना है, लेकिन उस संभावना को जीवन देने के लिए एक आधार भी बनाने की ज़रूरत है, और वो सब चीज़ें अचानक नहीं होती। इस सेशन के लिए जो मुझे टाइटल दिया गया है, शीर्षक जो दिया गया है, वो है इंडिजिनस स्टोरीज, ग्लोबल रीच, एक्टिंग एज क्राफ्ट। और आपने अभी बताया कि एक लेखक के पास एक कलम ही होता है, वैसे भी एक पेंटर के पास भी एक पेंट ब्रश ही होता है, एक शेफ़ के पास भी उसके जो औजार होते हैं वही होता है, और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं खाना बनाने के वो होते हैं। जितने भी आप आर्ट फॉर्म ले लें, मोस्टली जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, पर एक एक्टिंग एक ऐसा आर्ट फॉर्म है कि अकेले आप क्या एक्टिंग कीजिएगा। तो जब आप एक्टिंग नहीं करते हुए हैं, या तो थिएटर में, स्टेज पर या स्क्रीन पर, तो एक्टिंग का एक्सरसाइज जो होगा या व्यायाम जो होगा, जो आपको मसल स्ट्रांग करना होगा, उसके लिए आप क्या करते हैं? एज अ क्राफ्ट आप कैसे इंप्रूव करेंगे? क्योंकि अगर आप अकेले हैं तो अकेले कैसे आप इंप्रूव करेंगे? क्या करेंगे आप अपने साथ, विच इज़ कंसिडर्ड ट्रेनिंग फॉर एन एक्टर? एक्टिंग एक बड़ी अद्भुत विधा है। अगर आपको सपोज इकोनॉमिक्स पढ़ना है या मैथ्स पढ़नी है तो आपको मैथ्स की किताब खोलनी पड़ती है, इकोनॉमिक्स की किताब खोलनी पड़ती है। एक्टिंग के लिए आप सब मेरी किताब हो, एक्टिंग के लिए समाज का हर कोना मेरी किताब है। और आप अगर इस दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं तो हमेशा आपके पास काम करने के लिए है। बहुत सारे किरदार ऐसे हुए हैं जिनको मैंने कहीं बहुत पहले नोटिस किया था, और वो एक छोटी सी चीज़ मैंने कभी बाद में किसी किरदार में यूज़ कर ली। अब तो ये मेंटल नोट्स हैं या कहीं आप लिख देते हैं कि भैया ये? कई बार मेरे तो इसमें मुझे लगता है 700-800 तो वॉइस नोट्स होंगी। तो उसमें मुझे लगता है 400-500 वॉइस नोट्स ऐसे ही होंगी कि कुछ थॉट आया, कुछ ख्याल आया, कहीं कुछ देखा था, तो वो सब रिकॉर्ड करके छोड़ देता हूँ। इंटरेस्टिंग। और अदरवाइज क्या गुम हो जाता है, खो जाता है। और दूसरा कि पढ़िए, क्योंकि लोगों को ये भ्रम है। मैं प्रयागराज में भी मेरी बात हो रही थी तो वहाँ भी एक बात निकली, बड़ी सुंदर बात है ये। लोगों को भ्रम है, और अक्सर हमारे यहाँ बहुत सारे
बड़ा दुख तब होता है जब राजनेता बोल देते हैं कि अरे वो तो एक्टिंग वैक्टिंग करता है, हटाइए, वो भाण वाण है, उनका क्या। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मेरी इच्छा है ऐसे लोगों के साथ कभी बैठूं और चर्चा करूं, क्योंकि एक कलाकार बहुत पढ़ता है और बहुत सोचता है, बहुत मंथन करता है, समाज को बड़ी गहराई से समझता है, और एक कलाकार बहुत संवेदनशील भी होता है। क्योंकि जब एक किरदार हम कर रहे होते हैं एज एन एक्टर, तो आप किरदार की गहराई में सिर्फ जो लाइंस लिखी हैं उसकी वजह से नहीं पहुंचते हैं। उस किरदार की गहराई में आप इसलिए पहुंच पाते हैं क्योंकि आपके अंदर इतनी ज़्यादा संवेदना है, आप इतने फ्लेक्सिबल हैं कि सामने वाले के दर्द को, सामने वाले की खुशी को, सामने वाले की जो भी इमोशन है उसको आप समझ पाते हो। सिर्फ समझ नहीं पाते हो, उसको इमोट करने की भी ताकत रखते हो। तो ये बहुत गहरे उतरे बिना ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। अदरवाइज लाइंस तो है। अब ये लाइन जो है, जो अमजद खान साहब ने बोली, कितने आदमी थे, अब अगर इसको मैं बोलूं कितने आदमी थे, कितने आदमी थे तो ये इतिहास की लाइन नहीं बना करती। लेकिन जब वो अपने अंदाज में बोलते हैं तो फिर वो डायलॉग आज भी याद रहता है। जनरेशन्स बीत गई और ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं, बहुत लोगों के डायलॉग्स हैं। तो जब कैनवस पे कोई चीज़ बनी नहीं होती और आपके हाथ में जब पेन या ब्रश दे दिया जाता है और कहा जाता है कुछ उकेरिए, तब आपको समझ में आता है कि एक सादा कैनवास कितना डराता है। और जब आप तैयार नहीं होते तो आपके हाथ कांप जाते हैं। आप जब सेट पे एज एन एक्टर पहुंचते हैं और आप के डायलॉग्स आपको पता होते हैं लेकिन आपकी तैयारी पूरी नहीं होती, तो मैंने हाथ पांव कांपते देखे हैं लोगों के। तो ये अचानक नहीं होता। मैं कभी भी बात होती है तो मैं यही बोलता हूं कि आप मेरा जो 40 दिन ले रहे हैं शूट के लिए, ये 40 दिन नहीं है। ये 40 दिन के पीछे मेरे 2 डिकेड से ज़्यादा की मेहनत है। उसके निचोड़ के ये 40 दिन है, तो उसका एक मानदेय है, वो मैं लूंगा क्योंकि लंबे समय तक वो मानदेय नहीं मिला। हाँ, अब तो लेता हूँ। बट जो शुरुआत जो होती है, वो जो एक्टिंग कीड़ा जो कहते हैं, वो तो आप फिल्मची होंगे तभी तो होती है ना। जब आप बनारस में होंगे, बचपन में कहाँ देखा देखा करते थे आप फिल्म यहाँ पे? सब जगह। पहले तो मतलब आनंद मंदिर, साजन, ये सब मतलब सिंगल स्क्रीन हुआ करती थी। बाद में मल्टीप्लेक्सेस वगैरह आए। पुष्पराज था शिवपुर में, साजन, आनंद मंदिर, नटराज, सुशील, मजदा, अरे सब यार बहुत सारे थिएटर बहुत सारे थे। अब सब धीरे धीरे। तो अर्लीस्ट मेमोरी क्या है आपका, जो आप बनारस में फिल्म देखने गए और देखा, ये किसी को देखा या फिल्म को देखा, बोला भाई मुझे भी उसी में जाना है, उसी पर्दे में घुसना है अंदर? ये अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म जब सरस्वती पूजा पे पर्दे पे कॉलेज में दिखाई जाती थी, तो पर्दे पे मैंने फिल्म देखी थी। और कौन सी फिल्म? उनकी पहली फिल्म मैंने देखी थी दीवार। और पता नहीं, ये पूरी विधा में ना एक ऐसा लगता था कोई चुंबक है जो मुझे खींच रहा है। जैसे चुंबक अगर आसपास लोहा हो तो लोहे को खींचता है, तो वो एक खिंचाव मैं महसूस करता था। और ये बड़ी कम उम्र से ही मैंने महसूस किया और बस मन बना लिया था कि जाना उधर ही है। कोई भी फिल्म देखता था तो ऐसा लगता था जादू है और इस जादू का मुझे हिस्सा बनना है। और प्रैक्टिकलिटी में अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो इसको प्रमाणित करती हो कि मैं जो सपना देख रहा हूँ वो पूरा हो सकता है। प्रैक्टिकली कोई ग्राउंड नहीं था, बिल्कुल। घर में कोई था नहीं, जानने वाला कोई था नहीं, सपना था। लेकिन जब दिल लगा के आप सपना देखते हो, उसके पीछे लग जाते हो तो कुछ हो जाता है। और ऐसे ही कुछ होता चला गया। तो फिल्में जब जब देखा, और जो शुरुआत है ये वही था कि सरस्वती पूजा पे जो पर्दे पे पहली फिल्म देखी वो एक ध्यान में रह गई। और फिर जब जब देखता गया तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी। और फिर बाद में जैसे जैसे बदलाव आते गए तो उसको स्वीकार करता चला गया। इनफैक्ट मेरी ट्रेनिंग इतनी, मतलब क्या बोलूं,
कि बालक वाली बुद्धि फिल्म देखता था और कॉपी पेन लेके बैठता था और देखता था ये लोग क्या क्या करते हैं, वो नोट करता था। जैसे जैसे पत्थर के फूल देखी तो बोला स्केटिंग भी करनी है, लिख लो, ओ है ना। फिर कोई फिल्म देखी उसमें स्विमिंग चल रही है, स्विमिंग भी करनी होगी। घोड़ा चला रहे हैं, घोड़ा चलाना, फाइट तो करनी करनी, डांस तो करना करना। तो ऐसे एक एक चीज़ तो बड़ी लंबी लिस्ट हो गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ कर पाना भी बड़ी मुश्किल होती थी। जैसे स्केटिंग के लिए कोई जगह ही ना मिले, ऐसा कोई फ्लोर ही ना मिले कि मैं कर सकूं। तो एक स्विमिंग पूल था यूपी कॉलेज में, वो बंद था। उस पूल में इधर से उधर तक मैंने रस्सा बांधा और दोपहर के, गर्मी के दिनों में दोपहर के 2:30-3 बजे मैं इधर से उधर तक रस्से के सहारे आता था जाता था, आता था जाता था। और पूल में एंट्री होती नहीं थी बिकॉज पूल बंद रहता था। तो उसको लांघ के मैं अंदर जाता था। अपने औजार क्या, रस्सा, स्केटिंग और मैं। और ऐसे करके मैंने स्केटिंग सीखी। और ऐसे ही छोटी छोटी चीजें, अब जैसे घोड़सवारी के लिए तो मालूम ही नहीं था, मैं छोटा था, पता ही नहीं था कि कहाँ यहाँ घोड़ा मिलेगा। तो रामलीला, जो भोजूबीर की रामलीला है, वो घर के एकदम पास में, यूपी कॉलेज के पास। तो वहां देखा रामलीला में घोड़े पे पुलिस वाले। तो सबका ध्यान लगा हुआ है कि रामलीला में खिलौने, ये मेरा ध्यान घोड़ा और घोड़े वाला। मैं उसके पीछे पीछे घर वालों से छूट गया। और वो लोग घोड़े पे रहते हैं बिकॉज मेले में होता है ना कि भगदड़ ना मचे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2-3 पुलिस वाले घोड़े पे रहते हैं। फाइनली वो देख रहे कि ये पिंड नहीं छोड़ रहा। तो वो लोग जब उतरे वहां, तब मैंने उनसे बोला मुझे घोड़ा चलाना है। बोले इसके लिए तुम घूम रहे थे आगे पीछे? बोले हाँ। तो मैंने उनसे डिटेल मांगी तो मुझे पता चला कि पुलिस लाइन में ये हो सकता है। बस अगले दिन पहुंच गया। अच्छा। हाँ। तो ऐसे घुड़सवारी, तुम जब आपके अंदर भूख होती है, लॉजिक वॉजिक सब उसके परे चला जाता है। अगर आपके अंदर भूख है, प्यास है, तो कहीं से आपकी भूख और प्यास मिटाने के लिए प्रकृति कुछ बंदोबस्त कर देती है। और मेरे तो सारा सब कुछ ऐसे ही हुआ, ऐसे ही लोगों से मिलता गया।